हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई लॉ विद प्रिया। मेरा नाम प्रिया है और आज का हमारा टॉपिक होगा इंदिरा सोहाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इस केस को डिटेल में पढ़ने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस केस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हमारी फर्स्ट कैटेगरी होगी प्री इंदिरा सोहाने, यानी कि इंदिरा सोहाने केस जब आया तो उससे पहले कौन सी एम्बिग्यूटीज चली आ रही थी, केस बाय केस हम उनको देखेंगे। 15 क्लॉज 4 देखेंगे, 16 देखेंगे। तो जो केसेस हम देखेंगे प्री इंदिरा सोहाने में वो होंगे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चमकन डोराजन, एम.आर. बालाजी, के.एस. जयश्री, त्रिलोकीनाथ, टी देवदासन, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी, के.सी. वसंत कुमार। ऑफ कोर्स हम इन सभी केसेस को डेप्थ में नहीं देखेंगे, उतने एक्सटेंट तक देखेंगे जितने तक कि ये इंदिरा सोहाने केस को समझने के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो इंदिरा सोहाने केस पर है। तो जहाँ तक कि ये केस इंदिरा सोहाने केस से टच करते हैं उतना ही हम उन केसेस को वन बाय वन देखेंगे। इस केस को समझने के लिए जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है वो है इंदिरा सोहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि द केस इन इटसेल्फ। तो इस केस के हम फैक्ट्स जानेंगे, मंडल कमीशन रिपोर्ट देखेंगे, जिससे कि हमें ये भी पता चल पाएगा कि इस केस को मंडल कमीशन केस भी क्यों कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स हम इस केस का जजमेंट देखेंगे बहुत ही डेप्थ में। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इस केस को समझने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जो थर्ड कैटेगरी है वो है पोस्ट इंदिरा सोहाने, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि इंदिरा सोहाने केस का जब जजमेंट आया उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिले। हम 77th अमेंडमेंट देखेंगे, 81st अमेंडमेंट देखेंगे और 85th अमेंडमेंट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी फॉर द वेरी फर्स्ट कैटेगरी प्री इंदिरा सोहाने कैटेगरी से। इसमें फर्स्ट केस था हमारा चंपन डोरायराजन केस, जिससे कि 15th आर्टिकल का क्लॉज 4 ऐड हुआ, जो कि ये बोलता है पार्लियामेंट को पावर देता है स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए, किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन्स के लिए, और दूसरा शेड्यूल कास्ट के लिए, और थर्ड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आती है कि वो इनमें से किसी के लिए भी या फिर इन सभी के लिए साइमल्टेनियसली प्रोविजंस बना सकती है और उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा। 15 क्लॉज 1 में हमने ये पढ़ा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्लॉज 4 इंसर्ट हुआ और वो ये बोलता है कि अगर इनमें से किसी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नहीं आएगा। जैसे कि 15 क्रॉस 3 भी सेम बात बोलता है, लेकिन उसमें वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात की गई है और इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना गया है। सेम चीज़ इसमें भी ऐड हुई, इसमें लेकिन बहुत सारी एम्बिग्विटी निकल के आई, क्योंकि वुमेन और चिल्ड्रन तो स्पेसिफिक हैं और सभी जानते हैं कि कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी थी वो थोड़ा बहुत एम्बिग्विटी क्रिएट कर रही थी, क्योंकि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन्स कौन हैं ये पता नहीं चल पा रहा था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में कौन सी कास्ट आती हैं ये भी पता नहीं चल पा रहा था। तो चमकम डोराजन से ये क्लॉज ऐड हुआ था। उसके बाद सेकंड केस है हमारा एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में क्या हुआ था कि जो रिजर्वेशन है वो 28% हो चुका था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन्स के लिए, 20% हुआ था मोर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। देखिए, जो क्लॉज आया था वो केवल सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन्स की बात करता था, लेकिन इस केस में क्या हुआ था कि एक और अपने ही आप से कैटेगरी बन गई थी जो कि थी मोर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और उसको ये एक और डिवीजन करते हुए 20% का रिजर्वेशन दे दिया, और फिर 18% का रिजर्वेशन आया फॉर द SC एंड STs के लिए। तो ये चीज़ कोर्ट में चैलेंज की गई। चैलेंज करते हुए ये कहा गया कि पहली बात तो कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, स्पेशल प्रोविजन के अंदर कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए ये कहीं नहीं दिया हुआ, और जो एक नॉर्मल लाइन है 50% ये उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। तो इस चीज़ को गलत माना गया और इसको चैलेंज किया गया। और दूसरी चीज़ ये बोली गई कि जो प्रोविज़न ऐड हुआ था
15 क्लॉज 4 में, उसमें ये लिखा हुआ था कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। लेकिन यहाँ पे तो सोशली एजुकेशनली के लिए अलग रिजर्वेशन है और एक और डिवीजन बना दी गई है जो कि है मोर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जिसकी तो बात ही 15 क्लॉज 4 में नहीं की गई। तो ये दोनों चीज चैलेंज हुई और कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिजर्वेशन है वो दिया हुआ नहीं है कि कितना हो सकता है, पर जो कि एक नॉर्मल गाइडलाइन है वो 50% रहेगी और 50% की जो लिमिट है रिजर्वेशन में वो कभी भी एक्सीड नहीं हो सकती। और दूसरी चीज जो कोर्ट ने बोली, दूसरी चीज ये बोली कोर्ट ने कि कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। तो जो कास्ट है, जो कि 18% रिजर्वेशन दिया हुआ था SC एंड STs के लिए, तो वो जो कास्ट है वो एक सोल क्राइटेरिया नहीं होगी कभी भी रिजर्वेशन के लिए। थर्ड चीज कोर्ट ने ये बोली कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात कही गई है 15 क्लॉज 4 में, वो सब डिविजन में नहीं कन्वर्ट हो सकती। सब डिविजन क्या थी? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कन्वर्टेड इनटू मोर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये जो डिविजन कर दिया है, यानी कि जो सोशली एजुकेशनली में से भी जो मोर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, इसका जो डिविजन कर दिया है, ये नहीं वैलिड माना जाएगा। तो कोर्ट ने ये चीजें इस केस में बोली। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है KS जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इस केस में क्या हुआ था, इसमें ये बोला गया था कि वो सिटीजन्स जो कि 10,000 या फिर उससे ज्यादा पर ईयर अर्न कर रहे हैं, वो कभी भी एंटाइटल नहीं होंगे 15 क्लॉज 4 में जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं उनके लिए। यानी कि उनको कभी भी स्पेशल प्रोविजन उनके लिए नहीं बनाए जाएंगे, चाहे वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो या ना हो, चाहे वो SC STs में फॉल करें या ना करें। अगर वो 10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं पर ईयर या 10,000 भी कमा रहे हैं, तो दे ऑल आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट्स ऑफ द आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक के बेस पे रिजर्वेशन रखा गया है। इकोनॉमिक की तो बात ही नहीं कही हुई है 15 क्लॉज 4 में, वहां पे तो सोशल एंड एजुकेशनली की बात की गई थी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक के बेस पे रिजर्वेशन को रिस्ट्रेन कर दिया गया। आगे जो नेक्स्ट केस है वो है त्रिलोकीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ JNK। इसमें क्या हुआ था, 40% रिजर्वेशन हुआ था कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए, 10% रिजर्वेशन हुआ था कश्मीरी हिंदूज के लिए, 40% हुआ था जो जम्मू में हिंदू रह रहे थे उनके लिए, एंड 10% हुआ था रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए जो कि जम्मू में रह रहे थे। तो ये क्लियरली अगर आप देखो तो रिलीजन के बेस पे रिजर्वेशन हुआ है, और 15 क्लॉज 4 जो इंसर्ट हुआ था उसमें रिलीजन की भी बात कहीं भी नहीं करी गई थी। तो ये एक एम्बिग्विटी आने लग गई, कभी इकोनॉमिक के बेस पे रिजर्वेशन होने लगे, रिस्ट्रेन किया गया, कभी रिलीजन के बेस पे होने लगे, और एक क्लियर कट स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला निकल के नहीं आ पा रहा था। आगे देखते हैं, ऐसे ही एक और केस आया था, स्टेट ऑफ UP वर्सेस प्रदीप टंडन। अब इस केस में क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था कि रेजिडेंशियल बेस पे रिजर्वेशन कर दिया गया था उत्तराखंड के सिटीजन्स के लिए। अब रेजिडेंशियल बेस की भी बात 15 क्लॉज 4 में कभी कहीं नहीं गई, उसमें तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करी गई है और SC STs की बात करी गई है। तो ये एक जो एम्बिग्विटी प्रिवेल कर रही थी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड किसको समझा जाए। इसी के बाद एक और केस था T देवदासन। इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड बोला गया था। अब कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है, सपोज रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50% सीट्स निकली हैं, जिनमें से 40% सीट्स ही फुलफिल हो पाई, 10% इस बार बच गई। तो वो जो 10% बची हुई सीट्स है ना, वो अगली वैकेंसी जो निकलेगी उसमें मर्ज नहीं की जाएगी, ताकि रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं वो बढ़ती जाए, आगे आगे उनको सेपरेट रखा जाएगा और अगली बार के लिए जो 50% है उनसे अलग 10% मानी जाएगी। तो इस चीज को इस केस में इनवैलिड बोला गया।
नेक्स्ट हमारा केस था अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको वैलिड बोला गया था और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये कहा था कि जो 50% और 20%, 18% ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो मैथमेटिकल पैरामीटर हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर रख कर हम सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बोला था सोशल प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू द मैथमेटिकल इक्वेशन, बल्कि इनको सॉल्व करने के लिए जस्टिस होना चाहिए एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। हैंस रिजर्वेशन मोर देन 50% इज वैलिड। तो अभी तक एक ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेल करी जा चुकी थी। कभी इकोनॉमिकल बेस पे रिजर्वेशन हो रहा था, कभी कास्ट बेस पे हो रहा था, कभी कैरी फॉरवर्ड रूल आ रहा था, कभी उसको इनवैलिड बोला जा रहा था। तो कुछ भी सर्टेन नहीं था कि रिजर्वेशन आखिर बोला किस पे गया है 15 क्लॉज 4 में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिक्वेस्ट भेजी गई केसी वसंत कुमार केस में और ये कहा गया कि आप इस एम्बिग्विटी को दूर करो और बताओ कि आखिर किन बेसिस पे रिजर्वेशन को वैलिड माना जाएगा और एक सर्टेनिटी लेकर आई जाए 15 क्लॉज 4 में, जो कि अनसर्टेनिटी को शो करता है। लेकिन जो 5 जजेस बेंच बैठी थी, उन पांचों के अलग अलग ओपिनियंस आए थे और एम्बिग्विटी को रिमूव करने की जगह वो खुद ही एक चीज पे स्टक हो गए थे और कोई भी फाइनल ओपिनियन नहीं सेट कर पाए थे और ना ही कोई अप्रोप्रिएट गाइडलाइन आई थी। तो ये केसी वसंत कुमार केस पे इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। यहीं पर इसी के साथ हमारी फर्स्ट डिवीजन जो कि प्री इंदिरा स्वाने थी ये खत्म होती है। इसके बाद इंदिरा स्वाने केस आया और उसने इस एम्बिग्विटी को दूर किया, क्या क्या बोला ये सभी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उसी वीडियो में हम पोस्ट इंदिरा स्वाने भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।